का सेशन हम शुरू करते हैं। कल हमने देखा था टॉपिक, उसका नाम था मन को रोके नहीं संकल्पवान बनाए। तो आज का शुरू करने से पूर्व हम कल की थोड़ी समरी जान लेते हैं। तो कल हमने देखा था कि अगर आपको मन को कंट्रोल करना है किसी चीज़ से, कोई चीज़ आपको बहुत करने की इच्छा है पर वो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आपको अपने मन को कंट्रोल करना है। तो फिर कभी कभी आपको अपने मन को रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखना चाहिए, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप रिस्ट्रिक्शन लगाए अपने मन को कि नहीं मुझे नहीं करना है, मैं ये नहीं करूँगी। गुरुदेव कहते हैं कि कभी कभी आप एक्सपीरियंस करिए वो चीज़ एंड देन सीख लीजिए एंड देन डिसाइड कीजिए वो चीज़ आपके लिए सही है या वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। तो हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मन को प्रतिबंध लगाए। कल मैंने जैसे मेरे कॉफ़ी एडिक्शन का एग्जाम्पल दिया था, वैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, फास्ट फूड का हो या आप कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जो आपके लिए गलत है पर आपको तो भी उसको करने की इच्छा है। तो गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि अगर संभव है तो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें और देन आपको जब सीख मिलेगी, सबक मिलेगा, तब आप डिसाइड कीजिए कि वो चीज़ आपके लिए गलत है और देन आपका मन भी आपको कहेगा कि नहीं, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो हम आज न्यू टॉपिक देखेंगे, उसी से रिलेटेड है। देन हमारी ये जो बुक है आज फिनिश हो जाएगी। तो पेज नंबर 62 थर्ड पैराग्राफ से पढ़ते हैं। एक साधु ने एक दिन एक विचित्र आचरण किया। अब यहाँ पे गुरुदेव हमें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं एक साधु का। इसके उस कौतुक को देखने के लिए बहुत लोग इकट्ठे हो गए। उनने एक बड़ा बर्तन भर के कढ़ी पकाई। खाने पर ऐसे जुटे कि हटे ही नहीं। अधिक मात्रा खा जाने पर उल्टी हुई। कुल्ला किया और फिर खाने पर जुट गए। इस प्रकार वे सारे दिन कढ़ी खाने और उल्टी करने में लगे रहे। अंत में उन्होंने बची हुई कढ़ी को कुत्तों के आगे फेंक दिया। तो आपको इस पैराग्राफ में समझा ही होगा कि एक साधु थे, उन्होंने एक बहुत कह सकते हैं अलग सी योजना बनाई या अलग सी एक हरकत की। उन्होंने क्या किया, एक बड़े से बर्तन में कढ़ी पकाई और और उसे खाते गए और उल्टी करते गए, और जब उनका मन भर गया तब उन्होंने उस कढ़ी को कुत्तों को दे दिया। इस अद्भुत प्रसंग का कारण उपस्थित लोगों ने पूछा तो उनने यही कहा कि बहुत दिन से मन कढ़ी के लिए मचल रहा था। अब वो जवाब देते हुए क्या कहते हैं कि उनका मन बहुत दिनों से कढ़ी की चाह कर रहा था, कढ़ी के लिए मचल रहा था। उसे कितनी ही बार समझाया कि मेरी वात प्रकृति शारीरिक स्थिति में वह हानिकारक है और मानसिक स्थिति में इस प्रकार के लिप्सा अशोभनीय, पर यह ज्ञान चर्चा उसके गले उतरती ही नहीं थी। अब उनके माइंड पर उनका कंट्रोल ही नहीं था। उनका मन चाह रहा था कि मैं कढ़ी खाऊं, पर उनकी प्रकृति वात प्रकृति, तो शरीर के लिए भी कढ़ी अच्छी नहीं थी और एक मनस्थिति के हिसाब से भी उनके लिए कढ़ी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो एक साधु थे और किसी चीज की उनमें इच्छा करना ये सही नहीं होता। इंद्रिय संयम रखना जरूरी होता है। तो अब उनका मन बहुत कर रहा था। तो आगे देखते हैं। जब भी कड़ी देखता उनका मन मचलने लगता। एकांत में भी उसी की इच्छा और कल्पना करता। समझाने बुझाने के प्रयत्न सफल न हुए तो फिर यह निश्चय किया कि मन को वस्तु स्थिति समझ लेने और उसका अनुभव कर लेने का अवसर दिया जाए। अब देन उन्होंने फाइनली हार मान ली। उनको लगा कि अब मेरा मन मानने वाला नहीं है, तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास एक ऑप्शन है कि अब मैं अपने मन को एक्सपीरियंस करने दूं। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी कढ़ी बनाई और खाते पीते गए। आज मैंने भी वही किया। वो कहते हैं कि आज मैंने वही किया। मन मर्जी जितनी कढ़ी खाने की ही छूट नहीं दी, वरन इस बात के लिए विवश किया कि कढ़ी खाने की अति करे। अब उन्होंने अपने मन को बिल्कुल रोका नहीं कढ़ी खाने से, और मन को बोला कि आज तुम पूरी कढ़ी खा लो, जितनी कढ़ी खा सके उतनी खाओ। उल्टी होने पर भी कढ़ी खाते रहने की प्रक्रिया इसलिए अपनाई
शाम तक मन को कढ़ी से घोर अरुचि हो गई। अब उन्होंने दिन भर कढ़ी खाई, उल्टी की, फिर कढ़ी खाई, तो लास्ट में उनका मन उससे भर गया। उसे बार बार कहा, अभी और खा, अभी और खा। जब उसने बिल्कुल इनकार कर दिया तो फिर बची कुची कुत्तों को डाल दी। तो लास्ट में उनका मन भी थक गया, कढ़ी से मन भी भर गया, और जो बची कुची कढ़ी थी वो उन्होंने कुत्तों को दे दी। अब मन ने वस्तुस्थिति समझ ली। अब उनका माइंड प्रिपेयर हो गया, तृप्ति कर ली और घृणा की स्थिति तक कदम बढ़ा लिए। अब उसके ललचाने और मचलने का अवसर न आएगा। तो यही एग्जाम्पल हमारे साथ भी बहुत बार होता है। कुछ चीज हमें बहुत पसंद आती है और हम उसे बहुत खा लेते हैं, फिर कुछ दिनों बाद हमारी उससे घृणा होने लगती है, हमें वो चीज पसंद नहीं आती और हमें हमारा मन नहीं करता। तो इस पूरे एग्जाम्पल ने गुरुदेव ने यही बताया है कि अगर आपको कोई चीज बहुत पसंद है और जो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो और आपका मन मान भी नहीं रहा है, तो क्या करें? सबसे बेस्ट है आप संभव हो तो उसे एक्सपीरियंस करें, देन आप अपना डिसीजन लें। जहां तक नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, जहां तक इंद्रिय संयम का प्रश्न है, वहां तक मन को थोड़ी छूट देकर रसानुभूति का अनुभव प्राप्त कर लेने देना चाहिए। अब जैसे कि 4 प्रकार के संयम हम जनरली देखते हैं। इंद्रिय संयम, उसमें अर्थ संयम होता है, समय संयम, विचार संयम। संयम यानी कि क्या? कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोल करना। अब गुरुदेव इसमें कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को इंद्रिय संयम रखना है तो जरूरी नहीं है कि वो खुद को रेस्ट्रिक्टेड करे, कभी कभी उसने वो चीज ट्राई कर लेनी चाहिए। अपने यहाँ गृहस्थ उपयोग के बाद शम यानी कि मन की शांति, दम यानी कि इंद्रिय संयम, तितिक्षा यानी कि सहनशीलता का विधान बताया गया है। तो अपने यहाँ जनरली जब गृहस्थ पार हो जाता है तब जनरली कहा जाता है कि अब वो दौर आ गया जिसमें मन की शांति आ जाती है, एक सहनशीलता आ जाती है, एक सेटिस्फैक्शन आ जाता है। देन उन्होंने युवावस्था के बारे में बताया है कि युवावस्था में उपयोग का अवसर मिल जाता है और उस ओर का आकर्षण समाप्त हो जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि युवा अवस्था में हम जनरली बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं और ट्राई कर करके हम थक जाते हैं, तो लास्ट में हम उससे आकर्षित होना बंद कर देते हैं। इसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास में संयम साधना ठीक स्वाभाविक और बिना व्यवधान के चलने लगती है। और जैसे ही हमारा वानप्रस्थ शुरू होता है तो जीवन खुद ब खुद सेटिस्फैक्टरी हो जाता है, हमारा ऑलरेडी सब चीजों से मन उठने लगता है। आप देखते होंगे कि आपके पेरेंट्स भी या आपके वैसे तो जो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी तो और इच्छा होती है, उनका बचपन जाग जाता है। पर मिडिल से थोड़े बड़े एज वाले लोगों का आप देखते होंगे कि वो कहते होंगे ये तो हमने कर लिया, अब हमारा मन नहीं करता। तो कहीं ना कहीं लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन आ जाता है और संयम आ जाता है। किंतु यदि बिना उपयोग के बालकपन से ही इंद्रिय भोग का निषेध रहे तो मन की स्वाभाविक प्रकृति दूसरों को उस मार्ग पर चलते हुए देखकर तीव्र हो उठती है। गुरुदेव यहाँ पे कहते हैं, पर जब आप बालकपन में होते हैं, बच्चे होते हैं, तब आपको किसी चीज के लिए बहुत बहुत रोका जाए या आपने खुद को रेस्ट्रिक्टेड कर लिया है किसी चीज के लिए, तो अगर सामने वाला कोई चीज कर रहा है तो आपके भी मन में वो इच्छा तीव्र उठती है और संयम साधना के कभी भी भाव प्रभाव के दबाव से खंडित होने की आशंका बनी रहती है, तो फिर उसका जनरली संयम टूट जाता है। तो यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं कि संयम नेचुरली आना चाहिए, जो पेशेंस है वो नेचुरली आना चाहिए। अगर हम जबरदस्ती खुद को तकलीफ देकर किसी चीज का संयम दिखा रहे हैं या ले रहे हैं तो वो अपने लिए हानिकारक है, वो गलत है। आप में अगर आपको पेशेंस डेवलप करना है तो वो नेचुरली आना चाहिए। जहाँ इंद्रिय संयम का प्रश्न है, मन में उपयोग की हानियों को समझना चाहिए और ऐसे अवसरों से बचना चाहिए जिनमें उस प्रकार के उभार उत्पन्न होते हो, पर कड़े प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। युवावस्था में तो विशेष रूप में ढील रखनी चाहिए।
तो यही बात जो हमने पिछले पैराग्राफ में देखी, इसमें भी यही कहा है कि जब इंद्रिय संयम का प्रश्न है तो मन को रेस्ट्रिक्ट करने से अच्छा एक्सपीरियंस कीजिए चीज़ों को। युवावस्था में तो स्पेशली, जब हम अडल्टहुड में होते हैं, इस एज में होते हैं, तो स्पेशली बहुत, मतलब अभी तो हमें समझता है कि बहुत गलत चीज़ और उससे कम गलत चीज़ में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जैसे हमने कल एग्जाम्पल देखा था जहर खाने का, तो जहर बुरा है, तो ये प्रूफ करने के लिए हम सामने वाले व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि आप जहर खा के देखिए, वो तो मर जाएगा। तो ऐसी चीजें एक्सेप्शन है। गुरुदेव कहते हैं जो संभव हो सके उन चीजों का एक्सपीरियंस कीजिए, देन सबक लीजिए, तो आपका मन खुद ही उस चीज के लिए नहीं कहेगा। देखिए सामने कहते भी है वो कि युवावस्था में तो विशेष रूप से ढील रखनी चाहिए और मर्यादित एवं वैध इंद्रिय तृप्ति पर कठोर प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। न बहुत आकर्षण, न अति का निषेध। इस बीच की मनोभूमि में संयम साधना बहुत ही सरलता के साथ सत्य चली जाती है। तो किसी चीज का बहुत एडिक्शन भी नहीं चाहिए। किसी चीज अगर आपको पसंद है तो उसको पूरा खत्म करना भी एकदम से गलत बात है। जैसे हम देखते हैं ओबेसिटी, मोटापा, बहुत सारे लोग ओबेसिटी से परेशान होते हैं और वो बाकी लोगों को देखते हैं स्लिम ट्रिम, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमें भी वैसे ही होना है और वो दूसरे दिन से डाइटिंग शुरू कर देते हैं। अब वो 2 दिन तक डाइटिंग करते हैं, फिर तीसरे दिन उनको ही कैसा कैसा लगने लगता है और जी मचलने लगता है, तो फिर से वो नॉर्मल रूटीन पर आ जाते हैं। तो कोई भी चीज अचानक से बंद कर देना या कोई चीज करते ही रहना, ये दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। हमारी लाइफ बैलेंस में चलनी चाहिए, तो ही हमारे जीवन में वो संयम आएगा। निर्धारित लक्ष्य के महत्व और महात्मा पर पूरा चिंतन करना चाहिए। जो हमारा एम है, जो चीज हम करना चाहते हैं उसका पूरा विश्लेषण, पूरा चिंतन हमें करना चाहिए। उसके मधुर कल्पना चित्र बनाने चाहिए और मार्ग पर चलते हुए लक्ष्य तक पहुंचने पर जो उपलब्धियां मिल सकती है उनका लाभ कल्पना क्षेत्र में भली प्रकार जमाना चाहिए। तो वही एग्जाम्पल मैंने जो ओबेसिटी का बताया कि जो बहुत मोटापे से ग्रस्त लोग होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने कल्पना क्षेत्र यानी कि माइंड में ऐसी खुद की छवि बनानी चाहिए कि हाँ मेरा वेट कम हो गया है, मैं धीरे धीरे पतला होने लगा हूँ या पतली होने लगी हूँ। तो ऐसे इमेजिनेशन अगर वो करेंगे धीरे धीरे और उसके ऊपर काम करते रहेंगे तो वो जरूर अपने एम में सफल होंगे और उनको एक कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा कि मैं ये कर सकती हूँ। सामान्य जीवन क्रम और उस असामान्य आदर्शवादी लक्ष्य की पूर्ति के परिणामों को अलग अलग देखना चाहिए। अब यहाँ पे गुरुदेव कंपैरिजन बताते हैं कि आप जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, सामान्य मतलब खाना पीना नौकरी करना और बाकी सब चीजें करना, नॉर्मल लाइफ, और एक है आदर्शवादी जीवन यानी कि दूसरों की हेल्प करना, सेवा करना, अच्छे काम करना। तो इन दोनों के बीच का कंपैरिजन फर्क हमें समझना चाहिए और उसकी तुलनात्मक समीक्षा करनी चाहिए। यह सिद्ध उसकी सॉरी सामान्य जीवन क्रम और उस असामान्य आदर्शवादी लक्ष्य की पूर्ति के परिणामों को अलग अलग देखना, समझना और फिर उनकी तुलनात्मक समीक्षा करना यह सिद्ध कर देता है कि नर पशु जैसे लोभ मोहग्रस्त जीवन और आदर्शवादी मार्ग पर चलने पर प्राप्त स्थिति में कितना अधिक अंतर है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो नर पशु होते हैं जिनका काम सिर्फ खाना और पीना और प्रजनन करना होता है, और दूसरी तरफ एक आदर्शवादी व्यक्ति जो दूसरों के लिए जीता है, उनमें कितना अंतर है। ये कल्पना क्षेत्र जितने प्रखर होंगे, यह तुलनात्मक निष्कर्ष जितना प्रखर होगा, उतना ही महानता का लक्ष्य अपनाने की गरिमा स्पष्ट होती जाएगी। तो जितना ये हम अपने आंखों के सामने रखेंगे ये चित्र, ये कल्पना क्षेत्र कि कंपैरिजन का जो ये
चित्र है पूरा, जितना हम अपने आंखों के सामने रखेंगे उतना हमें बार बार रिमाइंड होगा कि नहीं, हमें इस प्रकार का जीवन जीना है। और जितना हम उसके बारे में सोचेंगे, हम वैसे ही बनते जाएंगे और वैसे ही हमारे अंदर लक्षण पैदा होंगे। तब मन पूरी संकल्प शक्ति के साथ उस दिशा में लगेगा और इधर उधर भागने बहकने के लिए रस्सी नहीं दौड़ाएगा। संकल्प की दृढ़ता विचार विश्लेषण और स्पष्ट समय से ही स्थिर रह सकती है। तो यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप कोई संकल्प लेते हैं, आपको कोई कार्य करना है, कोई आपका एम है, तो जब आप उसके लिए संकल्प लेते हैं तो आपको पूरे विश्लेषण यानी पूरे पूर्ण विचार के साथ, पूरे पूरे तर्क के साथ और पूरे समय का नियोजन करके आपको वो लेना चाहिए। तब आपका कार्य अच्छी तरीके से पूर्ण होता है और तभी उसे प्रचंड प्रतिक्रिया उत्पादन में समर्थ शक्ति बनाया जा सकता है। तो आज हमने ये पूरी किताब फिनिश कर दी है। इसमें जो हमने आज पढ़ा उसमें यही बताया है और आपको शायद समझा भी होगा मेरे कहने का तात्पर्य कि अगर आपको इंद्रिय संयम रखना है तो खुद को इतना भी रेस्ट्रिक्ट ना करे, खुद को इतना भी फोर्स ना करे उस चीज को ना करने के लिए। संभव है तो वो चीज करके देखिए, जब आपको वो नुकसान तो आपको पर ये उन्हीं चीजों के लिए जो तो इसी से हम आज हमारी ये बुक फिनिश होती है, संकल्प शक्ति की प्रचंड प्रतिक्रिया। इसका समरी सेशन हमने परसों सैटरडे को रखा है और वो 8:30 बजे ही होगा। अब मुझे बस एक आपसे जानना था कि कल अर्चना आंटी ने एक सुझाव दिया था कि जो रेशिम्बा ग्राउंड में नवंबर में नेशनल बुक फेस्ट है, तो उसमें हम जो किताबें रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लें। तो उसमें 2 सुझाव निकल कर आए हैं कि पहला तो कल से हम वो शुरू करें, यानी कि सिर्फ जितनी किताब हम वहाँ लेके जाने वाले हैं उतनी किताबों का इंडेक्स या प्रीव्यू पढ़ के जान ले कि उसमें क्या लिखा है। और दूसरा है कि हम अपना स्वाध्याय कंटिन्यू रखें और लास्ट के जो 10 मिनट है उसमें वो डिस्कशन करें। तो मुझे आपसे जानना था कि आपको कौन सा सही लग रहा है, स्वाध्याय कंटिन्यू रखना है या फिर स्वाध्याय के साथ वो डिस्कशन लास्ट में करना है, या फिर सिर्फ वही करना है? स्वाध्याय के साथ रख सकते हैं। जी दीदी, आपका आवाज। हाँ वो भी सही बोल रही है कि स्वाध्याय के साथ रख सकते हैं। बस ऐसा ना हो कि 10 मिनट बस पढ़ लिया और फिर, तो थोड़ा सा हमको टाइम है ना, टाइम डिवीजन जो है बराबर वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो दीदी फिर 25-30 मिनट्स का स्वाध्याय करें। हम वैसे टाइम ग्रुप पे हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि कैसे करना है, क्योंकि दोनों मैनेज होना चाहिए। तो वैसे सबको पूछ के हम डिस्कस कर लेंगे ग्रुप में, चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसी के साथ ये किताब हमने फिनिश कर ली है। स्पेशल थैंक्स टू अनामिका दीदी, दीपाली दीदी, ओम भैया, सानिका दीदी, साहिल भैया, उन सब ने इस किताब को फिनिश करने में हेल्प की है। और आगे हमने ग्रुप में एक मैसेज डाला है, तो प्लीज़ आप, अगर आप में से किसी ने उसमें वोट नहीं किया हो तो ज़रूर वहाँ पे कीजिए। जो नेक्स्ट बुक हम लेने वाले हैं उसका हमने हेडिंग डाला है, तो आपको जो भी बुक आप चाहते हैं कि हम लें उसको आप प्लीज़ वोट कीजिए। विचार क्रांति ग्रुप में हमने डाला है। साथ ही किसी को कुछ कहना है या कुछ बताना है प्रतीक्षा, तो? हमें पार्टिसिपेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ, धीरे धीरे मतलब जैसे पार्टिसिपेंट्स अभी, कम। हाँ अभी होता है ऐसे, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं भी खुद खुद कभी बिजी होती हूँ, जैसे इस वीक मैं रोज का ज्वाइन कर पा रही हूँ, जब तक कि होगा करूंगी।
लेकिन ऐसा अगर हमारे पास अगर पार्टिसिपेंट्स ज्यादा रहे ना, तो कोई एक दो अगर कम रहता है ना, तो हमको उतनी दिक्कत नहीं होगी, है ना। बराबर। जो बात मतलब जो जी समझा रहा है उसको भी लगेगा कि एटलीस्ट मुझे 8 से 10 लोग तो कम से कम सुन ही रहे हैं। और कभी कभी जी हमें तुम्हें भी कभी कभी काम मतलब आ सकता है कोई कि तुम जो मेन मेंबर्स हो, 3 4 जन उसमें से नहीं जुड़ पा रहा है, तो तब भी कोई ना कोई तुम्हारे सपोर्ट के लिए रहेगा, है ना। दीदी और जी मैं लोग हम लोग तो रहते हैं, लेकिन अभी हमको कम से कम 3 4 पार्टिसिपेंट्स तो चाहिए जो रेगुलरली 10 का अगर हमारा बन जाता है ना, तो हमें भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा सुनाने वालों को और सुनने वालों का भी। और उनमें से भी एक एक को जी हम लोग नए पार्टिसिपेंट्स को ऐड करेंगे ना 2 दिन के बाद, है ना। कोई कंपटीशन थोड़ी है अपनी, चलना चाहिए सबके साथ, है ना। अपने लिए ही जी कर रहे हैं, सही। बराबर। तो हमें पर्सनली शायद तुम जितने जनों से पर्सनली बात कर सकती हो उनसे पर्सनली करेंगे, है ना। संगीता दीदी ठीक से और है। अर्चना दीदी से भी पूछ लेना, हाँ। जी। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे जो ग्रुप में बहुत सारे लोग ज्वाइंट है, पर स्वाध्याय में बहुत कम लोग आ रहे हैं, तो शायद हमें पर्सनली अब उनसे बात करनी चाहिए। तो हम डिवाइड कर लेंगे लोगों को कि आप इतने लोगों से बात कीजिए, तो शायद वो हो पाएगा। 10 तो भी हमारे पास होना तो अच्छा होगा, है ना। अच्छा जी। हम्म। कम से कम मतलब रोज जुड़ने वाले, मतलब कई कोई दो नहीं आए हैं तो वो दो उसको एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा। अच्छा अच्छा, ओके। जी दीदी, तो आज हम यहाँ पे एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस बुक को ख़त्म करने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। आपने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आइए अब शांति पाठ करते हैं। सभी लोग भाव करेंगे। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। एक चीज बतानी है कि हम संडे को भी ऑफलाइन स्वाध्याय लेते हैं प्रज्ञापीठ में, जो 8:30 बजे का ही होता है सुबह। तो आप भी वहाँ आ सकते हैं। 8:30 से 10 तक वो समाप्त हो जाता है। तो प्लीज आप भी कोशिश कीजिए आप सब कि वहाँ आप आ सके। करेंगे करेंगे। तो हम आप मीटिंग लीव सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।